देखिए टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक विद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि व्हेन यू आर गोइंग टू अप्लाई द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक या एनसीईआरटी बुक्स पे आप पढ़ रहे हैं तो एक चीज का ध्यान रखना कि एनसीईआरटी बुक के अंदर एक प्रॉपरली ऑर्डरली अरेंजमेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसीलिए मैंने जो है अपने हिसाब से अरेंजमेंट है, तो आप जैसे है टॉपिक देख लीजिए और आप उसके हिसाब से टॉपिक रीड करते रहिएगा। लॉजिकली क्या है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दिस इज द मॉडर्न थ्योरी। ठीक है, लुईस स्ट्रक्चर है, लुईस थ्योरी जो फेल हो गई। तो अब आप देखिए लुईस की थ्योरी के अंदर क्या हुआ है, इट इज अनेबल टू एक्सप्लेन द टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कि जब मान लीजिए उसने ये बोला कि एटम है, इट इज गोइंग टू बी मेक अ बॉन्ड, तो कौन सा टाइप है, कौन सा फोर्स उस पर लग रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। व्हाट इज द कॉजेस फॉर द कोवलेंट बॉन्ड, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, व्हाई द एनर्जी इज रिलीज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, उसके बारे में नहीं है। कोई शेप क्या है, कोई ज्योमेट्री क्या है, उसके बारे में उसने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। ठीक है ना, यानी क्या हो जाएगा कि लुईस थ्योरी, जो लुईस थ्योरी है या लुईस थ्योरी बोले तो वो क्या के लिए फेल थी, unable to explain ठीक है why energy release during the formation of covalent bond, why energy release during the formation of covalent bond। covalent के बारे में जब था कोई क्यों हुई कुछ नहीं बताया, या मान लीजिए उसने ये नहीं बताया कि व्हाट द शेप या ज्योमेट्री, जो भी आप बोले ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। ठीक है, और क्या इंफॉर्मेशन थी, ज्योमेट्री के बारे में नहीं थी, शेप के बारे में नहीं थी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यदि दो एटम के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है, किस कारण है कि वो बॉन्डिंग में रह रहा है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यानी इट इज अनेबल टू एक्सप्लेन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर मेन चीज था, फिर हमारे पास लुईस थ्योरी फेल हुई थी, लाइक इन द केस ऑफ BeF2 या BeCl2, BeF2 और BeF2 या BeCl2 या BF3 में लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन थे, BCl5 SF6 में मोर देन 8 थे। तो आप कोड पॉइंट लिख सकते हैं कि दिस थ्योरी अनेबल टू एक्सप्लेन व्हाई द central atom having less than 8 electron or more than 8 electron are stable in nature। तो ये 3-4 पॉइंट है। चौथा पॉइंट भी आप लिख सकते हैं कि मान लीजिए आपको लिखना है कि why central atom, ठीक है, greater than 8 electron और less than 8 electron are stable, क्योंकि इसके लुईस थ्योरी के हिसाब से तो सिर्फ स्टेबल वही होना चाहिए जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बट हमारे पास एग्जांपल याद है, इस केस के अंदर BeCl2 BF3 यहाँ PCl5 SF6 था ना, हमने जो पढ़ा था ना फेलियर ऑफ लुईस रूल। तो आप एक लॉजिकली चीजें समझिए कि लुईस थ्योरी कंप्लीट हुई है तभी तो उसके बाद ही तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आएगी, आप समझ लीजिए। इसलिए मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ मैं सीरियल वाइज ही पढ़ा रहा हूँ, डोंट वरी। ठीक है, तो नो डाउट मॉडर्न थ्योरी में ये सारी चीजें आई है। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, मॉडर्न थ्योरी दो टाइप में डिवाइड हुई। एक आई है इट इज बेस्ड ऑन द एटम, ठीक है, उसे बोला गया है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एंड दूसरी थ्योरी आती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वो बिल्कुल एंड में पढ़ी जाएगी। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो यानी ये जो सारे के सारे जो पॉइंट थे लुईस थ्योरी से हमें नहीं मिले थे वो अब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ने जाएंगे। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो बात आई है, देखिए यहाँ पर हमारे पास, देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि सपोज हमारे पास 2 एटम है। ठीक है, मान लीजिए 2 एटम है, न्यूक्लियस ऑफ दिस है, मान लीजिए अदर एटम है उसका भी न्यूक्लियस है। लेट इट बी, यहाँ पर आप बात करें तो आप बोलोगे कि देयर इज ए एंड बी एटम, देयर इज ए एंड बी एटम, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ ए, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ बी, दिस इज द इलेक्ट्रॉन ऑफ बी, दिस इज द इलेक्ट्रॉन ऑफ ए। ठीक है, अब आप क्या करेगा, न्यूक्लियस ऑफ बी अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ nucleus of B attract electron of A
एंड ये यहाँ पर आएगा। इसका मतलब हमारे पास यदि अट्रैक्शन की बात करें तो अट्रैक्शन जो है वो क्या क्या है, ये हमें ये थोड़ा थ्योरी है तो एक बार और रिकॉल करा रहा हूं फटाफट से कि हमारे पास न्यूक्लियस ऑफ ए एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ बी। ध्यान दीजिएगा, आप एनसीईआरटी बुक के अंदर से ये टॉपिक को थोरोली रीड कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या जाती है, न्यूक्लियस ऑफ बी एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ ए, इसके बीच में अट्रैक्शन है। ठीक है, रिपल्शन थ्योरी माने तो आप रिपल्शन किस किस के बीच में है, रिपल्शन वुड बी इन अ लाइक चार्ज। ठीक है, इसमें अट्रैक्शन होता है अनलाइक चार्ज में, because nucleus carry positive charge and this is carry negative charge, and repulsion जो आएगा वो किसमें होता है, like charge में। यानी both the nucleus क्योंकि जब overlapping हो रही है, bond formation हो रहा है, तो this molecules come closer to each other। तो what happen, यहाँ पर क्या हो जाएगा, nucleus of A and nucleus of B के बीच में repulsion आएगा। Similarly these electron also come near, तो what happen, electron A and electron B के बीच में भी एक repulsion आएगा। तो सपोज यहाँ पर बॉन्डिंग बनती है, इफ देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग, तो आप क्या बोलोगे, अट्रैक्शन इज काउंटर बैलेंस बाय रिपल्शन। अट्रैक्शन इज काउंटर बैलेंस बाय रिपल्शन, यानी अट्रैक्शन और रिपल्शन एक दूसरे को बैलेंस करके रख रहे हैं, तभी किसी तरह का बॉन्डिंग बनेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले जब बात करी थी तो वहां पर बात करी गई थी हाइड्रोजन की। ठीक है, तो हम बात कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने बात करें तो देखिए, तो यहाँ पर कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है तो A is going to be share the electron of B and B is going to be share the electron of A। तो अब आप देखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलती है कि इफ देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन A एंड B, तो दैट मीन दिस अट्रैक्शन शुड बी काउंटर बैलेंस बाय रिपल्शन। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस इतना दिमाग पे रखना है। अब आप देखिए, जब हमने स्टार्ट किया था ये लेक्चर चैप्टर स्टार्ट किया था, मैंने वहां पर भी एक डायग्राम बनाया था, मैं वापस से वो रिपीट कर रहा हूं कि मान लीजिए आपके पास, इफ यू आर गोइंग टू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस और एनी मॉलिक्यूल्स, लेट इट बी हियर इट इज द एनर्जी जीरो। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कुछ इस टाइप का ग्राफ आएगा, इसमें दिस एनर्जी गोइंग टू बी लोअर, यानी क्या हो जाएगा, पहले मान लीजिए डिस्टेंस ऐसा था। ठीक है, नाउ इट इज गोइंग टू बी नियर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी ओवरलैप। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या होगा है कि जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ठीक है, somehow 435.8 किलो जूल या जो भी है यूनिट आप देख लीजिए, इट इज गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन एटम। यानी यहाँ पर क्या होगा, इसका उल्टा करूं, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, इट इज गोइंग टू बी H2 435.8 किलो। ठीक है, तो यानी when hydrogen combined together it is going to be form H2 plus 435.8 किलोजूल पर मोल आ गया है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं कि हुआ क्या है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन एटम थे। ठीक है, ये पोजीशन से धीरे धीरे अप्रोच किए, नियर पोजीशन आए तो ठीक है, यानी डिस्टेंस इज गोइंग टू बी लेस। यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी ओवरलैप एंड आर गोइंग टू बी फॉर्म H2 मॉलिक्यूल्स। तो क्या होगा कि यहाँ पर जैसे जैसे ही आप आगे बात करेंगे तो व्हाट हैपन, दिस इज द एनर्जी इक्वल टू 0 और उससे नीचे आएगा तो इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव वैल्यू। तो वी कैन राइट लाइक दिस इज द डेल्टा H इक्वल टू 435.8 किलोजूल पर मोल। दिस वी कैन राइट, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये हमारे पास आ जाएगा। तो आप देख लीजिएगा, यहाँ से 0 से धीरे धीरे क्या हो जाएगा, नीचे आएगा, यानी ये फॉर हाइड्रोजन एटम दिस वैल्यू इज अराउंड -435.8 किलोजूल पर मोल हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, अब हम बात करते हैं रिगार्डिंग द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। हमने क्या क्या पढ़ा है, मैं फिर एक ब्रीफ में पूरा का पूरा पॉइंट लिख देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था कि ऑर्बिटल विच आर गोइंग टू बी ओवरलैप शुड हैव ए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, because according to the Pauli exclusion principle any orbital can have maximum 2 electron। ये चीज हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ी थी। ठीक है, सेकंड चीज आ जाती है ऑर्बिटल which are going to be overlap should possess opposite spin, electron having opposite spin।
थर्ड होगा ऑर्बिटल विच आर गोइंग टू बी ओवरलैप शुड पॉजेस द सेम सिमेट्री। ठीक है, अब आप देखिए बहुत सारे पॉइंट हो जाते हैं कि जितना ओवरलैपिंग एक्सटेंड होता है उतना स्ट्रेंथ बढ़ता है। डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। एनी एटम विल पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन दैट के ग्राउंड स्टेट में भी पार्टिसिपेट कर सकता है एज वेल एज एक्साइटेड स्टेट्स में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो दीज आर द सम पॉइंट्स। ठीक है, मैं उसको वन बाय वन नोट कर लेता हूं जस्ट फॉर योर नोट्स, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मेन पॉइंट हमने लिया है। देखिए द एटम विच आर गोइंग टू बी ओवरलैप, ठीक है, हमने पढ़ा था कि हाफ फिल्ड वैलेंस शेल ऑर्बिटल ऑफ टू एटम। ठीक है, यानी ए और बी एटम जब ओवरलैप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने ये पढ़ा था कि ए और बी है, तो मींस द ऑर्बिटल ऑफ ए हैव ए अनपेयर एंड बी हैव ए अनपेयर होना चाहिए। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। द हाफ फिल्ड वैलेंस शेल ऑर्बिटल ऑफ टू एटम्स। ठीक है, resulting bond acquire pair of electron with opposite spin, यानी if there is a formation of AB can have opposite spin, ये भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, मैक्सिमम मतलब these orbital come closer to each other in a such a manner, यानी इतने क्लोज होने चाहिए कि वहां पर जो ओवरलैपिंग हो वो मैक्सिमम एक्सटेंट तक होनी चाहिए। एक सिंपल सी लॉजिक समझ लीजिए, मान लीजिए हम किसी चीज को भी थ्रेड से, मान लीजिए मैं मार्कर को किसी थ्रेड से बांध रहा हूं, ठीक है, तो मैं क्या कोशिश करूंगा जितना क्लोजर ला सकूं उतना ओवरलैपिंग करूं, क्योंकि देखिए ओवरलैपिंग में हमारे पास क्या डिपेंडेंसी होती है, हमने भी पढ़ा था अट्रैक्शन और रिपल्शन काउंटर बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि रिपल्शन डोमिनेटेड हो जाए, ऐसा भी नहीं है कि अट्रैक्शन डोमिनेटेड हो, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन शुड बी काउंटर बैलेंस। ठीक है, तो ये भी होना चाहिए। डायरेक्शनल कैरेक्टर होना चाहिए। डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल कैरेक्टर, यानी आप यहां लिखोगे कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल कैरेक्टर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग टू बी मैक्सिमम एक्सटेंट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कोवेलेंट, क्योंकि डायरेक्शनल कैरेक्टर क्यों आता है, क्योंकि कोवेलेंट में पीडी एफ का रूल आता है, मोस्टली तो पीडी का ही आता है। पी हैव ए डंबल शेप, डी हैज अ डबल डंबल शेप। ठीक है, दैट्स व्हाई यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड को क्या बोला जाता है कि कोवेलेंट बॉन्ड आर डायरेक्शनल। ठीक है, जबकि अपन ने आयनिक बॉन्ड के लिए क्या पढ़ा था, आयनिक बॉन्ड आर नॉन डायरेक्शनल। क्यों, क्योंकि आयनिक बॉन्ड में कौन से ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया था, एस ने। ठीक है, अब आप देखो स्ट्रेंथ ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड, यानी जितना ज्यादा ओवरलैपिंग एक्सटेंड ओवरलैपिंग होगा, जितना क्लोजर होगा उतना क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, यानी इस टर्मिनोलॉजी को हम यूज कर सकते हैं बॉन्ड एनर्जी। अब आप देखिए यदि मान लीजिए स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करता है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देखिए यहां पर यदि नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें कि स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड डिपेंड किस पे करती है। ठीक है, यदि मैं बात करूं, ठीक है, मान लीजिए 6 पॉइंट था, डिपेंड या तो आप क्या लिखे कि स्ट्रेंथ डिपेंड अपॉन, देखिए स्ट्रेंथ डिपेंड अपॉन, देखो सबसे पहले सिंपल है डिपेंड अपॉन ए, यानी ऑर्बिटल कौन सा है, टाइप ऑफ ऑर्बिटल कौन सा है। ठीक है, हालांकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके पास पी डी एफ है तो आप बोलोगे इसके अंदर डायरेक्शनल होगा। ठीक है, और इसके अंदर एस ऑर्बिटल है तो आप बोलोगे नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, डायरेक्शनल ओवरलैपिंग अच्छी हो जाती है, तो यानी क्या हो जाएगा, यहां पर ओवरलैपिंग होती है मैक्सिमम ओवरलैपिंग। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन में तो एक फिक्स होता है कि मुझे एक्स डायरेक्शन में ही ओवरलैप करना है या वाई में। नॉन डायरेक्शनल है उसका कोई फिक्स नहीं होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यानी लीस्ट ओवरलैपिंग। अब देखिए तो लीस्ट ओवरलैपिंग है तो अपन ने क्या पढ़ा है, जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होगा उतना स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड होगा। ठीक है, यानी स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड लिख दीजिए, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिपेंड अपॉन दिस। बी जा जाती है, आपके पास होती है ओवरलैपिंग तो कर रहे हैं बट टाइप ऑफ ओवरलैपिंग कैसे है। देखो बच्चों इस चीज को अभी ये वाला टॉपिक को मैं अभी और डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, जब मैं पढ़ाऊंगा टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो अभी मैं एक हल्का सा ले रहा हूं, एक आता है को एक्सियल ओवरलैपिंग।
क्या बोलते हैं, कोएक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक है, कोएक्सियल ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, और एक होता है लेटरल ओवरलैपिंग। ठीक है, कोएक्सियल ओवरलैपिंग में मान लीजिए यानी एंड टू एंड ओवरलैपिंग हुआ, या मान लीजिए ऐसी ओवरलैपिंग हुई या ऐसी ओवरलैपिंग हुआ। ध्यान दीजिएगा ये जो सर्कुलर स्फेरिकल शेप है, ये जैसे मान लीजिए पीपी ऑर्बिटल हुआ, ये पी और एस हुआ और ये एस का हुआ, जिसे क्या बोलते हैं, कोएक्सियल ओवरलैपिंग। दूसरी ओवरलैपिंग होती है उसे बोलते हैं कोलैटरल। क्या बोलते हैं, कोलैटरल ओवरलैपिंग। के कोलैटरल ओवरलैपिंग का सिंपल नाम है साइड ओवरलैपिंग बोल दो। क्या बोल दो, साइड ओवरलैपिंग। हालांकि साइड ओवरलैपिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ पी और डी में ही मिलती है। किसमें मिलती है, पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल। मैं अभी पी बता रहा हूं, जब मैं ये डिटेल में समझाऊंगा तो डी का भी केस समझाऊंगा। अभी सिर्फ एक हल्का सा, क्योंकि मैं पॉइंट्स लिखना है इसलिए कह रहा हूं। तो अभी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आता है, दिस इज नॉन एज साइड ओवरलैपिंग। ये कौन से बॉन्ड होते हैं, इनका क्या नाम होता है वो मैं आगे लूंगा। ठीक है, अभी सिर्फ लिख लीजिए। तो अब आप देख लीजिए, कोएक्सियल ओवरलैपिंग को अच्छा माना जाता है। ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ओवरलैपिंग में बोला जाता है। और इसको क्या हो जाएगा, वेरी वीक बोला जाता है। ये वीक बोला जाता है और ये क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब आप देखो ये कौन से है, दोनों डायरेक्शनल है। पीपी है डायरेक्शनल, पी और एस एक डायरेक्शनल है, दूसरा नॉन डायरेक्शनल है, और दोनों नॉन डायरेक्शनल है। तो अभी पढ़ा है डायरेक्शनल में अच्छी ओवरलैपिंग होती है। तो कल को स्ट्रेंथ के बारे में आ जाए कि भाई मान लीजिए स्ट्रेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, तो सबसे स्ट्रॉन्गर स्ट्रेंथ किसकी होगी, पीपी, पीएस, एसएस, और उसके बाद क्या जाएगा, साइड ओवरलैपिंग आएगी। जब मैं ये दोनों सिखा दूंगा तो एक पूरा कॉमन इन दोनों को मिला के भी एक ट्रेंड बना दूंगा। डन, इज इट क्लियर? यहां तक आपके पास समझ में आ गई है। चलिए, इसके बाद हमारे पास क्या बोलते हैं कि मान लीजिए आपने बोला कि सर एस एस पी पी समझ गया, बट आप देखो सर 1s भी तो हो सकता है, 2s भी हो सकता है, 2p भी हो सकता है, 3p भी हो सकता है। तो उस केस में क्या होगा? ठीक है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मैंने 6 पॉइंट समझा दिया है। ठीक है, अब आप देखिए इसके अंदर क्या हो जाएगा। आप देखेंगे कि यदि इनके अंदर आप आगे बात करें तो देखिए यहां पर बात करें तो देखिए यहां पर 7 क्या आ जाएगा, n की वैल्यू इंक्रीज होती है तो स्ट्रेंथ जो होता है वो डिक्रीज हो जाती है। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड क्या हो जाएगा, डिक्रीज। क्योंकि क्या है, आपको पता है कि जितनी ज्यादा n की वैल्यू होगा वो न्यूक्लियस से उतना दूर चला जाएगा। और आपको पता है कि न्यूक्लियस ऑफ A शुड अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ B। आप एक लॉजिकली सोच लीजिए कि यहां पर है और ये है। ठीक है, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ A, दिस इज द इलेक्ट्रॉन ऑफ B। अब मान लीजिए ये डिस्टेंस बढ़ गया, ये डिस्टेंस बढ़ गया तो ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, वीक चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसलिए सबसे पहले माना जाता है कि 1-1 में हो, 1-2 में हो, फिर क्या हो जाएगा 2-2 में हो, फिर क्या हो जाएगा 2-3 में हो और 3-3 में हो। यानी जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जा रही है स्ट्रेंथ क्या हो रही है, वो कम होती जाएगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, ठीक है। अब देखिए यदि यहां पर हमारे पास बात करें तो देखिए यहां पर जैसे 1s और 2p आया, ठीक है, तो 1s और 2p आया तो ये पास पास है, 1s और पास आ जाएगा, 1s और पास आ जाएगा, 1s 2p आ जाएगा। या आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे मान लीजिए s में निकालूं तो 1s है ना, 1s 2s 2s है ना, 2s 3s या 3s 3s। ठीक है ना। यदि मान लीजिए सारे के सारे s ऑर्बिटल में यदि ओवरलैप हो रहा है तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, मुश्किल है ये। यदि मैं मान लीजिए ऑर्डर बात करूं, ठीक है, यदि मैं मान लूं तो 1s हाइड्रोजन में होता है, 1s 2p किस में होता है, HF बॉन्ड में हो सकता है। ठीक है, आप देखेंगे यहां पर आपके पास और भी ऑर्बिटल आ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए 2s 2p हुआ, ठीक है, या मान लीजिए 2s 2p हुआ। अब मान लीजिए कोई बोले सर 2p 2p, तो 2p 2p का तो अभी मैंने ऑर्डर बताया था। इज इट क्लियर? तो आप इस तरह से लिख सकते हैं 1s 2s या
3s ऐसे बात कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हमने यहाँ पर देखिए, यानी मान लीजिए मैंने ये हटा दिया, ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए 2s 2p ले लिया। मान लीजिए ये एक काम करते हैं 1s 2s 2p ले लिया, या मान लीजिए ऐसा ले लो 1s 3p हो सकता है, 1s 4p हो सकता है। एन की वैल्यू बढ़ गई ना, दूसरा एग्जांपल, ठीक है। सेकंड एग्जांपल हुआ, थर्ड एग्जांपल मान लीजिए आपके पास चेंज कर सकते हैं। देखिए यहां पर मान लीजिए 1s 2p आ गया, है ना, 2s मान लीजिए 2p आ गया। इन दोनों में कंपेयर करना है तो ये n की वैल्यू बढ़ रही है, और मान लीजिए यहाँ पर आपके पास 3s और 2p भी ले लिया तो और बढ़ जाएगा ना। 2p मैंने सेम कर लिया, यहाँ पर मैंने क्या करा, या 1s सेम कर दिया, यहाँ पर मैंने क्या करा 1s सेम कर दिया, तो यहाँ पर मैंने क्या करा 2p सेम कर दिया। तो आप समझ लीजिए कुछ नहीं है, n की वैल्यू कोई ना कोई तो एक सेम कर दो, नहीं तो फिर आप कंपेयर कैसे कर पाओगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर n की वैल्यू सेम कर दो, तो आप मान लीजिए यहाँ पर मैंने क्या करा 8 में क्या करा कि फॉर सेम वैल्यू ऑफ n, फॉर सेम वैल्यू ऑफ n, वो तो अभी जस्ट पढ़ाया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, p और p, ठीक है, n की वैल्यू सेम कर देता हूं। तो मैं क्या करूंगा, जब n की वैल्यू सेम कर दिया तो 2p 2s और 2s 2s, या सुनो अभी बताया था ना pp psp और ss। इज इट क्लियर? यदि n की वैल्यू सेम है तो आप ये ऑर्डर भी ले सकते हो। इज इट क्लियर? आप देख लीजिए मैंने 1s कॉमन किया तो ये 2 3 बढ़ा, तो आप बोलोगे ये डिस्टेंस बढ़ता रहेगा। जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया है, आपको याद आ रहा हो तो ये HF HCl HBr ये एग्जांपल था बच्चों। आपको पता है HF की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम होती है, इसलिए बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां पर ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। आप देख लीजिएगा कोई भी एक चीज कॉमन होगा, या तो मान लीजिए ये कॉमन हुआ तो ये कॉमन हो सकता है, कुछ भी होगा, एक कॉमन को रख दीजिए जिसमें n की वैल्यू सेम होगी, और जो भी दूसरे में n की वैल्यू चेंज हो रही, जैसे यहाँ 1s 2s 3s, तो मान लीजिए 4s हो सकता है, या 5s 6s हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो स्ट्रेंथ के बारे में भी क्लियर हो गया है। तो ये ध्यान रखना है आपको, मेन चीज n की वैल्यू जितना भी बढ़ा रहे हो तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इज इट क्लियर? बच्चों ध्यान रखना, मैं सिग्मा और पाई बॉन्ड बनाऊंगा तो पाई बॉन्ड में भी वैरायटी बताऊंगा। तो पाई बॉन्ड में भी मैं बताऊंगा कि स्ट्रेंथ ऑफ, जैसे मान लीजिए 2p पाई 2p पाई 2p पाई 3p पाई 3p पाई 3p पाई, तो वहां पर गड़बड़ मत करना, क्योंकि मैं सिर्फ आपको वर्बली बोल रहा हूं। मैं वहां पर जब मैं पाई बॉन्ड बताऊंगा, क्योंकि जैसे मैं वहां पर पाई बॉन्ड अभी लिखना मत, जो लिख रहा हूं वो लिखना नहीं है, मैं वहां पर स्ट्रेंथ की बात करूंगा, तो ये स्ट्रेंथ की बात करूंगा। तो आप देख लीजिए इन दोनों में क्या है, 2 2 है, इनमें 2 3 है, इसमें 3 3 है, तो n की वैल्यू बढ़ेगी तो स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी कि नहीं होगी। ये जब मैं पाई बॉन्ड सिखाऊंगा वहां पर ये लिखूंगा, जो अभी मैंने सिखाया है ना कि n की वैल्यू बढ़ने से क्या है, स्ट्रेंथ क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। ये चीज मैंने आपको सिखाई है। इज इट क्लियर? तो ये खासकर आपको ध्यान रखना है। अब आप देखिए यहां पर, ठीक है, इस थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर एक चीज और बोला गया है, ठीक है, डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिया है, ठीक है। यहां पर एक चीज और आता है, जो मेन चीज आ जाती है कि एटम विल मेक कोवेलेंट बॉन्ड इन ग्राउंड स्टेट एज वेल एज एक्साइटेड स्टेट, दोनों में पार्टिसिपेट करता है। जैसे मान लीजिए बोरोन की वैलेंसी 3 है, जैसे फॉर एग्जांपल बोरोन की वैलेंसी 3 है, बोरोन की वैलेंसी, बोरोन टेट्रा या सॉरी नॉट टेट्रा, ट्राइवैलेंसी, या एल्यूमिनियम भी सेम फैमिली है, यानी बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम हुआ। या मान लीजिए कार्बन फैमिली की बात करूं तो कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाती है, टेट्रावैलेंसी, ठीक है। ये इसी से ही प्रूव हो जाती है। कैसे होती है समझ लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोरोन का देखिए, बोरोन का क्या आता है 1s2 2s2 2p1 होता है। यदि बोरोन का ग्राउंड स्टेट देखो तो दिस इज द ग्राउंड स्टेट फॉर द बोरोन,
ठीक है, ये कौन सी सिचुएशन है, ग्राउंड स्टेट। अब आप देखो यहाँ पर क्या है, खाली है, क्योंकि P में तो 3 होते हैं। बट यदि बोरोन को मैं एक्साइटेड स्टेट ले लूं, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन कैन बी जंप फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू द अनदर एनर्जी लेवल, ठीक है। यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं, 1s2 तो 2s1 2p2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो टेल मी हाउ मेनी नंबर ऑफ अनपेयर ऑर्बिटल, तो आप बोलोगे सर 3 इज अनपेयर ऑर्बिटल, तो कितना हो गया, 1 2 3। तो क्या हुआ, बोरॉन कैन फॉर्म 3 कोवेलेंट बॉन्ड, इसलिए उसकी वैलेंसी क्या होगी, ट्राइवैलेंसी। बिकॉज व्हाट इज द कोवेलेंसी, इट इज द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड मेड बाय एनी एटम, ठीक है। यदि यही चीज मैं कार्बन की बात करूं, यही एग्जांपल में कार्बन की बात करूं, तो कार्बन क्या बोलता है, 1s2 2s2 2p2। बच्चों आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से के जो साइंटिस्ट है, लंदन साइंटिस्ट है, उन्होंने इसका डिक्लेरेशन किया था, वो लिख लीजिएगा, हालांकि नहीं पूछा जाता, बट ठीक है। ये ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। अब आप देखो ग्राउंड स्टेट है तो एक्साइटेड स्टेट है, क्योंकि ये एक्साइटेड स्टेट यहां पर चला जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम बात करें तो कार्बन का जो स्ट्रक्चर है 1s2 2s1 2p3 हुआ, यहां पर आया है 1, ये आया है ये। तो हाउ मेनी ऑर्बिटल फॉर कार्बन, कार्बन के लिए कितने अनपेयर ऑर्बिटल है, 1 2 3 4, दिस इज द एक्साइटेड स्टेट। और याद करिए ये पहला ही पॉइंट पढ़ा था, ये पहला ही पॉइंट पढ़ा था हमने मेन थ्योरी ऑफ वैलेंस बॉन्ड, कि कोवेलेंट बॉन्ड मेड बाय 2 एटम, यदि 2 एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है तो हर एटम के पास एटलीस्ट 1 ऑर्बिटल शुड बी unpaired. So how many unpaired orbital for boron? 3. That's why it can show trivalency. How many orbital for carbon? 4. यदि मैं नाइट्रोजन की बात करूं, ठीक है, नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि नाइट्रोजन कैन शो द ट्राइवैलेंसी, ठीक है। आप बोलोगे सर फोर्थ बॉन्ड तो पढ़ा था, फोर्थ बॉन्ड था कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, फोर्थ बॉन्ड क्या था, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड था। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। यदि मैं नाइट्रोजन की बात कर रहा हूं तो नाइट्रोजन का क्या है, 1s2 2s2 2p3, दिस इज द स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हाउ मेनी, 1 2 3, नाइट्रोजन की कोवैलेंसी होती है ट्राइवैलेंसी। अब आप बोलोगे सर वहां पर भी तो जंप होता है, तो आप बोलोगे जंप करके कहां जाएगा, यहाँ 2d ऑर्बिटल तो होता ही नहीं है, ठीक है ना, इसलिए यहां पर अनपेयर होगा भी नहीं। और आप बोलोगे सर अनपेयर क्यों नहीं हुआ, इसको पेयर करो, हमने पढ़ा हुआ है हाफ फिल इज द मोस्ट स्टेबल, ठीक है। इसलिए नाइट्रोजन की क्या होती है, ट्राइवैलेंसी। यही ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में यहां पर क्या होता है, 2p4, ऑक्सीजन में यहां क्या हो जाता है, 2p4 हो जाता है। तो नो 2d ऑर्बिटल, दैट्स व्हाई अनेबल टू अनपेयर। यदि अनपेयर नहीं होता है तो ओनली 2 पार्टिसिपेट। ऑक्सीजन की क्या होती है, डाइवैलेंसी, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो अब आप देखिए ये दोनों ने क्या कहा है, एक्साइटेड स्टेट में पार्टिसिपेट किया, इन दोनों ने कहा स्टेट किया है, ग्राउंड स्टेट में पार्टिसिपेट किया है। इसका मतलब एलिमेंट और एटम आर गोइंग टू बी फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड आइदर इन ग्राउंड स्टेट और इन एक्साइटेड स्टेट। ये सारी की सारी चीज थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब आप देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद अभी हमने एक चीज पढ़ी थी, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड पढ़ा था। अभी हमने ये देखी, ये p ऑर्बिटल बॉन्ड बना रहा है, देखिए ये p ऑर्बिटल बॉन्ड बना रहा है, यहां पर अभी कार्बन ने भी s उठाई, चलो p भी बना ही रहा था, ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि फास्फोरस कैन शो द 5 वैलेंसी, सल्फर कैन शो द 6 वैलेंसी एंड आयोडीन कैन शो द 7 वैलेंसी। तो जहां पर वैलेंसी शो हो रही है तो क्या हुआ, s भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ठीक है, p और d जहां पर भी आएगा इट कैन शो द डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। जब डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज आएगा तो कोई ना कोई शेप या और आएगा, तो ठीक है। जैसे यहां पर अपने पास नेक्स्ट आ जाता है डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्ड, डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्ड, ठीक है। यदि डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्ड की बात करें तो हमारे पास डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए तो ध्यान दीजिए, CH4 अमोनिया वाटर, ठीक है,
जब हम VSEPR थ्योरी पढ़ेंगे, यानी इसमें आपका ये शेप आ जाएगा कि इट हैज ए टेट्राहेड्रल शेप, इसका शेप आता है पिरामिडल, इसका शेप आता है एंगुलर, इसका बॉन्ड एंगल 105 डिग्री, 107 डिग्री, इसका आता है 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है, ओके, या 109.5 भी लिख सकते हैं। ये सब क्या हो जाएगा, अभी हमने नहीं पढ़ा है, ये VSEPR थ्योरी यानी बैलेंस बॉन्ड का एक्सटेंडेड पार्ट आएगा, ठीक है। यानी ये जो चीज है, यानी हमने पढ़ा है कि कोवेलेंट बॉन्ड हैव ए डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, इसी की तरह से वाटर के लिए आपने शेप ये बोला है, दीज आर द शेप एंड दिस इज द एंगल, ठीक है। हो सकता है इनिशियल क्लासेस में पढ़ा है कि CH4 हैव ए टेट्राहेड्रल शेप एंड द बॉन्ड एंगल इन CH4 इज 109 डिग्री 28 मिनट, अमोनिया कैन हैव ए पिरामिडल शेप, ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। यानी यहां पर आपका ऑर्बिटल की शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एन ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है, ये किसकी बेसिस पे पढ़ेंगे, WBT से हम ये सब पढ़ेंगे, शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एन ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, पहले हाइब्रिडाइजेशन सिखाऊंगा, उसके बाद शेप सिखाऊंगा किसी भी मॉलिक्यूल्स की, ये सब सिखाऊंगा, ठीक है। कैसे आप बोल सकते हैं कि वाटर की शेप एंगुलर आएगी, बट सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, ये आगे आने वाला है, और ये सब हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ही सीखा है, क्लियर। तो यहां पर हमारे पास नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, तो अभी ये चीज क्लियर हो गई है कि आपके पास ऑर्बिटल आर गोइंग टू बी ओवरलैप, ठीक है, ये ऑर्बिटल p के हो सकते हैं या ऑर्बिटल किसी भी d ऑर्बिटल के भी हो सकते हैं। अब देखिए यहां पर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो आ जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट आता है कि ओवरलैपिंग ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल। देखिए मैंने एक वर्ड लिखा था, मैंने कहा था ऑर्बिटल विच आर गोइंग टू बी ओवरलैप शुड पॉजेस सेम सिमेट्री, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास अभी हमने दो टाइप की ओवरलैपिंग पढ़ी है, एक ओवरलैपिंग पढ़ी है कोएक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है, और एक ओवरलैपिंग पढ़ी है कोलेटरल, ठीक है। कोलेटरल कब आती है, कोलेटरल यानी साइड ओवरलैपिंग कब बोलोगे, जिसकी कोई ना कोई एंगल होगी, कोई ना कोई डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, क्लियर। अब आप देखिए कोई बच्चा बोलेगा कि ये शेप है, ठीक है, अभी आप देखो ये p ऑर्बिटल है, समझना बच्चों, ये p ऑर्बिटल है और ये p ऑर्बिटल है, अब x तो ऐसे ही है। अब आप देखो इसको आप क्या बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, कोलैटरल बोलोगे या कोएक्सियल बोलोगे, या मान लीजिए कोएक्सियल नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक्सियल सिंपल बोल सकते हो, या इसको क्या बोलोगे, लैटरल ओवरलैपिंग, इसको एक्सियल बोल दो या एंड बोल दो या लीनियर ओवरलैपिंग बोल दो, कुछ भी बोल दीजिए, कोएक्सियल बोल दीजिए, कोलैटरल बोल दीजिए। अब आप देखोगे यहां पर एस का तो कोई डायरेक्शन होता ही नहीं है, तो आप यहां पर क्या बोलोगे, यदि ये ओवरलैपिंग है तो इसको आप साइड ओवरलैपिंग बोल ही नहीं सकते, इसको आप साइड ओवरलैपिंग कैसे बोलोगे, ये तो एक्चुअल ओवरलैपिंग हो रहा है ना, ये तो क्या हो रहा है, एक्चुअल ओवरलैपिंग हो रहा है, साइड ओवरलैपिंग तो ऐसा होता है, ये आ गया है, ये आपका क्या है, कोएक्सियल हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, कोलैटरल ओवरलैपिंग हुआ, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, यदि p ऑर्बिटल है या d ऑर्बिटल है, वहां पर क्या हो जाएगा, लैटरल ओवरलैपिंग पॉसिबल है, और s में लैटरल ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना कि s के अंदर ओनली कोएक्सियल है ना बच्चों, को से नहीं समझ में आ रहा है तो एक्सियल ओवरलैपिंग या लीनियर ओवरलैपिंग समझ लीजिए, जबकि पीडी में आपके पास एक्सियल तो है ही है, एज वेल एज लैटरल ओवरलैपिंग भी पॉसिबल है, दोनों पॉसिबल है, ठीक है। यानी इन शॉर्ट कंक्लूजन क्या निकाल सकता हूं कि जिसके अंदर डायरेक्शन होता है उसके अंदर क्या हो जाएगा, एक्सियल ओवरलैपिंग एज वेल एज लैटरल ओवरलैपिंग दोनों पॉसिबल है। इज इट क्लियर? चलिए अब यही चीज का खासकर ध्यान रखना है। अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि, या हमने ये पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन हैव ए वेव नेचर, मतलब ड्यू नेचर है।
और हमने ये भी पढ़ा है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन हैव ए साई वेव फंक्शन था, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर हमारे पास टाइप ऑफ ओवरलैपिंग में सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग और नेगेटिव ओवरलैपिंग। पॉजिटिव ओवरलैपिंग और नेगेटिव ओवरलैपिंग। देखिए पॉजिटिव ओवरलैपिंग और नेगेटिव ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है। हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन कैन हैव ए वेव नेचर, प्लस माइनस। हमने पढ़ा था, जब वेव नेचर पढ़ा था तो दो चीज बात करी थी, कंस्ट्रक्टिव एज वेल एज डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। आप ये चीज को कंसेप्ट को समझ लेना, ये दोनों में कॉमन लिखना हो, ठीक है। यहां पर मान लीजिए ऐसी सिचुएशन है तो आप क्या बोलोगे, psi1 प्लस psi2। इधर यदि मैं नेगेटिव ओवरलैपिंग की बात करूं तो ऐसा कुछ है, मान लीजिए ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, तो ये माइनस प्लस माइनस प्लस। तो आप क्या बोलोगे, यदि यहां पर आपके पास ये मर्जिंग हुआ, दोनों का इंटरफेरेंस हुआ, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो ऐसा कुछ आ जाएगा, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस। तो यहां पर जो ये रिजल्टेंट आएगा, ये रिजल्टेंट जो आएगा, ठीक है, इट इज इक्वल टू psi1 प्लस psi2। इसको psi1 मान लूं, इसको क्या मान लूं, psi2 बोल दूं, तो इट इज गोइंग टू बी psi1 प्लस psi2। यानी ये कब पॉसिबल हुआ, जब दोनों का क्या है, फेज क्या है, सेम फेज में हो, या सेम फेज या सेम साइन, समझ लीजिए, या तो दोनों प्लस हो या दोनों माइनस। देखो प्लस माइनस डज नॉट इंडिकेट चार्ज, पढ़ा हुआ है, याद आ रहा है, सारे कर्व चैप्टर नंबर 2 में पढ़े हैं। प्लस माइनस ओनली इंडिकेट द साइन, वेव फंक्शन की साइन है, ऊपर वाला प्लस है तो नीचे वाला माइनस है। प्लस माइनस डज नॉट इंडिकेट चार्ज, ये ध्यान रखना है। अब आप देखो यहां पर क्या हुआ है, अपोजिट साइन, ठीक है। इधर रिजल्टेंट आप बोलोगे तो हो सकता है कि ऐसा आ जाए, कैंसिलेशन टाइप हो। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि psi1 थोड़ा सा psi2 से ज्यादा है, अज्यूम कर लीजिए, दोनों में से कोई भी ज्यादा हो सकता है, हम जाके अंदर नहीं देख रहे हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां रिजल्टेंट जो आया है, साई रिजल्टेंट psi1 माइनस psi2, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाता है, हमने पढ़ा था कि जब दो वेव्स मिलती है तो क्या हो जाएगा, जो लाइट होती है वो ब्राइट हो जाती है, दो वेव ऐसे मिलती है तो क्या हो जाएगा, जो लाइट होती है वो डार्क हो जाती है। इज इट क्लियर, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई है, ठीक है। मान लीजिए हम रूम में बैठे हैं, हमारे यहाँ से लाइट भी आ गई, सनलाइट भी आ गई है, तो हमारा रूम क्या हो जाता है, ब्राइट हो जाता है। मान लीजिए लाइट चली गई और सनलाइट आ रही है, तो क्या हो जाएगा, लाइट का कम हो जाता है, थोड़ी बहुत सनलाइट की वजह से आ जाता है, तो आप क्या बोलोगे, वहां पर थोड़ा डार्कनेस आ गया, ऐसा समझ लीजिए। इसको हम क्या बोलते थे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इसको क्या बोलते थे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। अब इसी चीज को बेसिक लेके चलेगा, ठीक है। आपको ये चीज समझ लेना है कि पॉजिटिव ओवरलैपिंग का मतलब ये नहीं है कि प्लस प्लस, पॉजिटिव ओवरलैपिंग का मतलब ये नहीं प्लस प्लस, पॉजिटिव ओवरलैपिंग का मतलब रिजल्टेंट वुड बी प्लस, द नेगेटिव ओवरलैपिंग का मतलब ये नहीं है कि माइनस माइनस, द नेगेटिव ओवरलैपिंग का मतलब रिजल्टेंट वुड बी माइनस, ठीक है। ध्यान रखना है, ये गलती मत करना, यानी सेम फेज, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अपोजिट फेज, ये ध्यान रखना है, सिर्फ ये ध्यान रखना है, अदरवाइज कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सेम फेज एंड अपोजिट फेज, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखिए यहां पर हम बात करते हैं सेम फेज और अपोजिट फेज की, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चल देखिए यहां पर मान लीजिए पहला केस मैंने लिया, ठीक है, या तो ओवरलैपिंग करके ही छोड़ देते हैं अपन लोग। अब मैं यही पूरा ओवरलैपिंग कर देता हूं क्योंकि दोनों बनाना फिर बहुत टाइम लग जाएगा। मान लीजिए मैंने यहां पर भी एक ओवरलैपिंग करी, ठीक है, ये दो पहला केस आया। अब आप देखिए इन दोनों केस के अंदर ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, देखिए दोनों का साइन सेम है। तो यहां पर मैंने क्या करा, ये माइनस, ये प्लस, तो ये क्या हुआ, माइनस प्लस, इन दोनों में साइन क्या हुआ, चेंज हुआ है। बस इतना ही ध्यान रखना, दोनों क्या है, पी ऑर्बिटल, ठीक है। ध्यान रखना एनसीईआरटी बुक रेफरेंस, देखिए आप इस चीज को समझिएगा।
अभी मैंने पाई बॉन्ड नहीं बनाया है। अभी देखिए ये चीज ध्यान रखना, एनसीईआरटी आप देखिएगा पी एक्स पी वाई पी जेड, ठीक है। आप एक ही चीज हमेशा समझ लीजिएगा कि P के 3 ऑर्बिटल होते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो P में एक्चुअल ओवरलैपिंग एक ही कर पाएगा, बाकी 2 क्या करेगा, साइड ओवरलैपिंग। देख लीजिए, आप खुद समझ लीजिए, यदि ये X है, ये Y है, तो ये Z है। यदि एक्चुअल ओवरलैपिंग X कर रहा है तो उसी स्टेज पे Y और Z एक्चुअल ओवरलैपिंग नहीं करेगा। यदि Y कर रहा है तो Z और X एक्चुअल ओवरलैपिंग नहीं करेगा, Z कर रहा है तो X और Y एक्चुअल ओवरलैपिंग नहीं करेगा। ये हमेशा ध्यान रखना, आप खुद देख करके देख लीजिए ना। These are the 90 डिग्री टू each other, these are 90 डिग्री टू each other। ये एटम के 3 ऑर्बिटल, इन एटम के 3 ऑर्बिटल, तो px कर रहा है तो py या pz नहीं करेगा। बट स्टैंडर्ड एक रेफरेंस होता है, इसको माना जाता है z। ये रेफरेंस z होता है तो ये x, ये क्या हो जाएगा y, ये समझ लीजिएगा। तो ये मेरे पास क्या हुआ है, pz pz, इज इट क्लियर। तो ये ऑर्बिटल क्या हो गया है, pz, ये pz, ये क्या हो गया है, pz और pz। तो pz की पॉजिटिव ओवरलैपिंग और pz की क्या होगी, नेगेटिव ओवरलैपिंग, ठीक है। दूसरा केस आ जाता है, मान लीजिए अभी अपन ने पढ़ा था ये मान लीजिए, ठीक है, या ये आया और ये मान लीजिए, ठीक है, ये जो भी है दिस इज स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल किसका होता है, अर्थ ऑर्बिटल का, ठीक है। मान लीजिए मैंने ये माइनस ये प्लस ले लिया और थोड़ी देख ली इसको भी प्लस ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको क्या ले लिया प्लस, ये माइनस ये प्लस, ठीक है। ये क्या हुआ, सेम साइन, ये क्या है, अपोजिट साइन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, pz एंड s ऑर्बिटल, ये क्या हो जाएगा, pz या s ऑर्बिटल। pz भी नहीं लिखो तो आप p भी ले सकते हो, कोई भी आ सकता है, ये p ऑर्बिटल, ठीक है ना। अच्छा, अब आप देखिए यहां पर ये सारी बात आपके पास आ गई है। अब देखिए तीसरी चीज हम बात करें साइड ओवरलैपिंग। एस की भी बनानी है तो दोनों भी बना सकते हो, यदि एस का भी बनाना है तो थर्ड केस क्या हो सकता है, मान लीजिए आपके पास ये है एस एस, कोई बोलेगा कि सर आपने तो एस एस का क्यों नहीं बनाया, एस एस का बना लो, ठीक है। आप एक चीज ध्यान रखिए कि दोनों का प्लस प्लस है, दोनों का प्लस प्लस है, और क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, ठीक है। ये थर्ड केस आ जाएगा, ये क्या है एस एस और ये भी क्या है एस एस। तीनों केस पढ़े ना अपन ने, पीपी पीएस एंड एस एस, ये तीनों केस पढ़े थे ना अभी, ठीक है। ये तीनों केस हमने किसके पढ़े थे, एक्सेल में पढ़े थे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा pz रेफरेंस लिया है, बाकी तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं, these are the 3 केस ऑफ एक्सियल। अब मैं बात कर रहा हूं लेटरल की, एक्सियल के बाद मैं बात कर रहा हूं लेटरल की, इज इट क्लियर। ये किसकी बात हुई है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। पॉजिटिव ओवरलैपिंग का मतलब सेम फेज, नेगेटिव ओवरलैपिंग का मतलब अपोजिट फेज। पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज एडिशन, और नेगेटिव में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज सब्ट्रैक्शन। फोर्थ है, अभी मैंने क्या कहा है कि ये साइड ओवरलैपिंग हुई, फोर्थ में यहां पर क्या हो जाएगा, साइड ओवरलैपिंग हुई, इज इट क्लियर। अब आप देखो ये फिफ्थ है, बच्चों सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ है, ध्यान दीजिए इसमें कुछ नहीं है कि जैसे मान लीजिए आपके पास ये है और ये है, ठीक है, या ये कुछ भी ले लिया, मान लीजिए ये pz ले लिया तो ये क्या ले लिया, px ले लिया तो ये क्या ले लिया, py ले लिया, वैसे समझ लीजिए, ठीक है ना। तो मैंने ये ले लिया और यहाँ पर मेरा क्या ले लिया है, ऐसा ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं आप ऐसा ले सकते हो या ऐसे भी ले सकते हो बच्चों, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, ऐसा भी ले सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर हमने बात करी है, तो देखिए आपको ध्यान रखना है, पॉजिटिव का मतलब सेम फेज, ये प्लस ये माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ये माइनस ये प्लस, ध्यान रखना है। इधर भी क्या हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस ये माइनस, ये क्या हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये प्लस, कुछ नहीं है। अब सेम टाइम ये आपका हो गया एक्सेल और साइड ओवरलैपिंग, जो मैंने अभी समझाई थी, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं, अब मैं यहां पर बात करता हूं जीरो ओवरलैपिंग। नेक्स्ट जो आ जाएगा, इट इज गोइंग टू बी ए जीरो ओवरलैपिंग। जीरो ओवरलैपिंग का मतलब जो पॉसिबल नहीं है, जीरो ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, जो पॉसिबल नहीं है।
ठीक है, जीरो ओवरलैपिंग का मतलब क्या हुआ, ओवरलैपिंग विच इज नॉट पॉसिबल। ध्यान दीजिएगा, है ना, पहले वाले दोनों पॉसिबल है, और ध्यान रखना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव ओवरलैपिंग मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जब बात करूंगा तभी भी ये वापस से उठाऊंगा, वहां फिर प्लीज गड़बड़ी मत करना, ठीक है। जीरो ओवरलैपिंग का मतलब ओवरलैपिंग विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। क्या क्या पॉसिबल नहीं था, साइड ओवरलैपिंग ऑफ एस ऑर्बिटल क्या पॉसिबल है, नहीं। आप बोलोगे सर ये तो ऐसा तो लग रहा है, अरे भाई ये आप एक चीज सोचो, P की पोजीशन फिक्स है, चलो ये P की फिक्स है, कोई बोलेगा सर दिख तो रहा है ऐसा है, ये P की फिक्स है, अरे P की फिक्स है, इसकी तो फिक्स नहीं है ना, अब वो तो क्या है यहां पर जाके ओवरलैपिंग कर लेगा ना भाई, दिस इज नॉट डायरेक्शनल, इसकी कोई थोड़ी डायरेक्शन है कि वो x है या y है या z है, P की फिक्स है कि Px है, Py है, Pz है, ये तो क्या हो जाएगा, ये यहां पर होगा तो ओवरलैप करेगा, मान लीजिए यहां पर है तो यहां पर जाके ओवरलैप करेगा, मान लीजिए ये यहां पर है तो यहां पर जाके ओवरलैप करेगा ना। इसका मतलब एज बीइंग ए नॉन डायरेक्शनल ऑलवेज प्रीफर एक्सियल ओवरलैपिंग, मैंने लिखवाई है, आप क्या फिर भी लिख सकते हैं, एज बीइंग नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल, नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल, ध्यान रखना है, ऑलवेज गो फॉर एक्सियल ओवरलैपिंग, ध्यान रखना है, यानी ये कौन सा केस है, साइड ओवरलैपिंग का, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं है, क्लियर, दिस इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल, तो ये क्या है, साइड ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप भले यहां पर आपने लिख दिया ये प्लस ये माइनस या प्लस, तो आप बोलोगे ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज क्या है, ये मान लीजिए ये px है और ये py है, ये प्लस ये माइनस प्लस माइनस कुछ भी है, तो क्या px py में साइड ओवरलैपिंग होगी, नो। मैंने आपको थर्ड पॉइंट क्या लिखाया था, ऑर्बिटल विच आर गोइंग टू बी ओवरलैप शुड पॉजेस सेम सिमेट्री, px होगा तो px, py होगा तो py, pz होगा तो pz। ध्यान दीजिए, मैंने जब यहां पर लिखा था तो दोनों pz, साइड ओवरलैपिंग लिखा था तो दोनों px, और जैसे आप देखेंगे ये वाला क्या था, बोथ pz, भले एक्सियल ओवरलैपिंग था, pz, ये क्या पढ़ा था अपन ने, ये px पढ़ा था, ये क्या पढ़ा था, दिस इज py पढ़ा था, पर ये क्या है, px और pz के अंदर साइड ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यानी ये दो केस ऐसे हैं जिसके अंदर ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, और दोनों ही कौन सा केस है, साइड ओवरलैपिंग, ये जो गड़बड़ी आएगी वो किस में आएगी, साइड ओवरलैपिंग के अंदर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अभी देखिए टाइम हो गया है, तो हम क्या है, नेक्स्ट लेक्चर में ही हो पाएगा टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, यानी सिग्मा और पाई बॉन्ड जो भी है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में ही ले पाऊंगा, क्योंकि सिग्मा यदि कवर हुआ तो पाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। इससे बेटर यही है कि नेक्स्ट लेक्चर में ही आराम से सिग्मा पाई बॉन्ड। नो डाउट एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इतना अभी तक तो समझ लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर के लिए जितने भी हमने को एक्सियल ओवरलैपिंग करी है, पीपी, एसपी, एसएस, ऑल आर सिग्मा, और जहां भी हमने लेटरल ओवरलैपिंग करी थी, कहां पर, पीएक्स पीएक्स, पीवाई पीआई, वहां पर साइड ओवरलैपिंग की थी ना, तो जहां पर साइड ओवरलैपिंग होती, इतना हल्का सा आइडिया ले लिए, डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा, जहां पर लीनियर एक्सियल ओवरलैपिंग होती है वो बॉन्ड होता है सिग्मा, और जहां पर साइड या लेटरल ओवरलैपिंग होती है उसे क्या बोलते हैं, आपका पाई बॉन्ड, क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड, ठीक है। जैसे अभी अपन ने पढ़ा था एस एस, एस पी, पीजेड पीजेड, यहां पर पी एक्स एंड पी वाई, ठीक है। इतना मैंने फिर भी आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया है। देखिए नेक्स्ट अपन यहाँ पर अभी जो बात करी थी हमने जीरो ओवरलैपिंग की, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, यानी टाइप ऑफ ओवरलैपिंग के बेसिस पे हम बात करेंगे टाइप ऑफ बॉन्ड, सिग्मा, पाई बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड, ऐसी बातें करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर टाइप ऑफ ओवरलैपिंग के बारे में मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, ठीक है, कि कैसे अपन डायरेक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। जैसे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि S इज नॉन डायरेक्शनल, तो S को तो आप जहां पर भी ऑर्बिटल है जहां भेजना है वहां पर भेज दो। P एंड D जो है वो होती है डायरेक्शनल, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो P और D क्या है, डायरेक्शनल होता है, ये खास कर ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं अभी ये बात नहीं कर रहा हूं कि पॉजिटिव ओवरलैपिंग है या नेगेटिव, सेम साइन है तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग, अपोजिट साइन है तो नेगेटिव ओवरलैपिंग। मैं यहां पर ये बात कर रहा हूं कि ओवरलैपिंग पॉसिबल है या नहीं, नॉट पॉसिबल। क्योंकि देखिए अभी मैं ये नहीं बात कर रहा हूं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। जैसे मान लीजिए आप बोलते हो कि यहाँ पर साइड ओवरलैपिंग हुई है, ठीक है, तो साइड ओवरलैपिंग है तो फर्क क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस प्लस होगा। फर्क कितना होगा कि पहला क्वेश्चन आया था कि इज इट पॉसिबल और नॉट, दैट इज द थिंग। सेम साइन होगा तो बोल देंगे पॉजिटिव ओवरलैपिंग, और अपोजिट साइन होगा तो नेगेटिव ओवरलैपिंग, बस इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि अभी अपन ने जो एनसीईआरटी के हिसाब से अपन ने सिर्फ S और P ऑर्बिटल की बात करी, D ऑर्बिटल की तो बात ही कहां करी है, इसलिए फटाफट से बात कर लेता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास DZ का रेफरेंस दे दिया है, ठीक है, आप बात करते हैं DZ का रेफरेंस हो गया कि मान लीजिए मेरे पास S है, मान लीजिए PX, S, PY और S, PZ है। तो समझिएगा कि मान लीजिए ये PX है, ये मान लीजिए आपके पास ये PX है, यहां पर आपके पास मान लीजिए ये PX ऐसे ले लेते हैं, ये PX है, ये PY मान लेते हैं, ये आपका PZ लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। आपको एक्सिस कौन सा दे रहा है वो समझने की जरूरत है। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स। ये px है, ये py है, ये pz है। समझने की जरूरत है कि मान लीजिए s है तो s को तो जो आप डायरेक्शन दोगे, जो बोलोगे वहीं जाएगा, क्योंकि उसकी अपनी खुद की तो कोई डायरेक्शन नहीं है। यदि मान लीजिए मैं ये बोलता हूं कि s px है, इसको x एक्सिस पे भेजो, तो आप बोलोगे x एक्सिस पे भेजा तो यस ये बना, ठीक है। आप बोलोगे ये px है और y और या z एक्सिस पे भेजो, तो आप बोलोगे यहां पर किसी भी तरह की ओवरलैपिंग पॉसिबल है ही नहीं है, क्योंकि s तो सिर्फ और सिर्फ लेटरल ओवरलैपिंग करेगा या एक्चुअल बॉन्डिंग करेगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इस टाइप की ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होती, जिसको अपन साइड ओवरलैपिंग बोलते हैं, तो s में पॉसिबल नहीं होती है। अभी मान लीजिए ये y है तो y एक्सिस पे भेज रहे हो, तो y एक्सिस पे तो चलो वेलकम है, तो यहां पर यदि x और z में भेजोगे, x और z में भेजोगे तो क्या है, पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली यदि pz है तो pz है, यदि आप z एक्सिस पे भेज रहे हो तो ओके z एक्सिस पे तो क्या है, जाके ओवरलैप करेगा। देखो वो तो फ्री है, वो तो कहीं भी चला जाएगा। आप बोलोगे z एक्सिस पे भेजा तो आप बोलोगे व्हाट अबाउट x एंड y, तो x y पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x का सबसे एक ही कंडीशन है कि वो एक्चुअल ओवरलैपिंग करेगा, ठीक है। अब आप देखो इसको बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में डिसाइड करना है, तो आप बोलोगे ये प्लस माइनस, और यदि ये भी प्लस आ जाए, सेम साइन आ जाए तो बॉन्डिंग बोल दो, अपोजिट साइन आ जाए तो एंटी बॉन्डिंग बोल दो। तो अभी वो कंसर्न नहीं है, ओवरलैपिंग और वो है। तो यदि s का केस ये आता है तो आप बात कर सकते हो, क्लियर। मान लीजिए यदि यही चीज s को d ऑर्बिटल में आप भेजते हैं, यदि s को d ऑर्बिटल में भेजते हैं तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास क्या आ जाएगा, dz स्क्वायर है, ठीक है, dz स्क्वायर है, दिस इज अलोंग द z एक्सिस। आपने क्या बोला है, दिस इज, ये आपके पास आ गया है, मान लीजिए dxy है तो x और y हुआ, तो सिमिलरली dyz हुआ, सिमिलरली dzx हुआ, क्लियर। अब मान लीजिए एक और आता है अलोंग द एक्सिस, उसे क्या बोलते हैं, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान रखना है कि यदि आपके पास s के साथ कॉम्बिनेशन है इसका, तो आपको ध्यान रखना है s एक्चुअल ओवरलैपिंग करेगा तो s यहीं सेट होना चाहिए, यानी dz स्क्वायर के लिए समझ लीजिएगा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, प्रैक्टिस कर लोगे तभी आएगा। आप बोलोगे dz स्क्वायर तो कहां पर चलेगा, z एक्सिस पे चलेगा,
यदि मान लीजिए यहाँ पर s चाहिए, यहाँ पर s चाहिए, तो आपको क्या है along x एक्सिस along y एक्सिस जाओगे तो यहाँ तो क्या है s किसी भी तरह का करने वाला नहीं है, क्योंकि along x एक्सिस भेजोगे, मान लीजिए आपने s ऑर्बिटल को along the x एक्सिस भेजे तो ऐसा आया ना along the x एक्सिस, तो along the x एक्सिस यानी साइड ओवरलैपिंग हो रही है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, दिस इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। तो इस केस के अंदर आप along the x एक्सिस, along the y एक्सिस या along the z एक्सिस करोगे तो वहां पर ये सिर्फ और सिर्फ साइड ओवरलैपिंग कर रहा है, दिस इज गोइंग टू बी ए, यानी इस केस में सिर्फ और सिर्फ साइड ओवरलैपिंग करेगा। देख लीजिए, समझ लीजिए, है ना, तो जब साइड ओवरलैपिंग कर रहा है तो ये पॉसिबल ही नहीं है। देखो जो क्रॉस लिख रहा हूं उसे बोलते हैं जीरो ओवरलैपिंग, जो क्रॉस कर रहा हूं यानी उससे ऊपर मैंने लिखा था ना along the y z एक्सिस पे क्रॉस कर दिया था, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीरो ओवरलैपिंग। यानी मैंने ऐसा लिखा, जैसे समझ लो s p x, तो आपसे बोला कि along x एक्सिस, तो बोलेगे यस ओवरलैपिंग पॉसिबल है, बट यही बोला s p s along y और z एक्सिस, कोई भी एक दे दिया तो आप बोलोगे दिस इज जीरो ओवरलैपिंग, यानी दिस इज द केस ऑफ जीरो ओवरलैपिंग, दिस इज द केस ऑफ ओवरलैपिंग, ये ध्यान रखना है। तो अब आप देखो यहाँ पर साइड ओवरलैपिंग आएगा यदि आप इसको क्या है y एक्सिस के अलोंग भेजना चाहते हो तो क्या होगा, z के तो चांस ही नहीं है, z के चांसेस है नहीं, तो यहाँ पर तो क्या है सब जीरो जीरो ओवरलैपिंग आएगी। यहाँ पर आप देखो दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, तो यस यदि मैं यहाँ पर x एक्सिस भेजूं या y एक्सिस भेजूं तो क्या है ओवरलैपिंग पॉसिबल है, यानी s प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को x एक्सिस या y एक्सिस के अलोंग भेजूं तो यस पॉसिबल है, बट मैं z एक्सिस के अलोंग भेजूं तो z पे तो कुछ है ही नहीं ना, z पे तो क्योंकि z पे ये ऑर्बिटल होगा, यदि z के साथ में आएगा तो कोई भी नॉब मिलने वाला है नहीं, तो आप बोलोगे z एक्सिस के अंदर ओवरलैपिंग पॉसिबल है ही नहीं, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, अब आप देखिए ये फटाफट से, फिर भी मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सिग्मा पाई बॉन्ड समझा रहा हूं तो उसमें और समझ में आएगा, इसलिए थोड़ा सा ब्रीफ आपको मैंने यहां दे दिया है, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करोगे तो समझ में आएगा। बार बार बोल रहा हूं कि S में सामने हेड टू हेड होगा तभी ओवरलैपिंग पॉसिबल होगा, S में ऐसे साइड ओवरलैपिंग होगा तो वो पॉसिबल नहीं है, S का खासकर ध्यान रखना। P में हो सकता है, D में हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपके पास जैसे px का कॉम्बिनेशन आ गया, py का कॉम्बिनेशन आ गया, pz का कॉम्बिनेशन आ गया, और मान लीजिए मैंने यहाँ पर z एक्सिस ले लिया, आप x और y भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब आप देखो pz यदि यहाँ पर ऐसा है, क्योंकि z एक्सिस along the z एक्सिस तो ये आएगा, अब आप देखो px ऐसा होगा along the z एक्सिस, ठीक है, py along the z एक्सिस ऐसा होगा along the z एक्सिस, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप देखेंगे मैं रेड मार्क से, ये रेड मार्क से बना रहा हूँ, ये z एक्सिस भी है और जो देखो रेफरेंस क्या है z, यानी यहाँ पर इसका मतलब होता है कि आपको ओवरलैपिंग यानी ऑर्बिटल को along the z एक्सिस पास लाना है। देखिए ये pz था, ये pz था, तो आपने ये भी z एक्सिस है तो z एक्सिस में पास लाया तो यस ओवरलैपिंग पॉसिबल है। अब आप देखो ये px है, ये क्या है px, बट z एक्सिस ये है, ये px है और ये z एक्सिस है, तो आपको क्या है कुछ भी करके क्या है z एक्सिस, इसका भी z एक्सिस ये बना दिया, इसका भी z एक्सिस बना दिया, ठीक है, इसको पास लाया। अब इसको पास लाया तो ये मॉलिक्यूल्स ऐसे जाएंगे, देख लीजिए ऐसे जाएंगे ना, ये इसके अलोंग द लिया, इसके अलोंग लिया है तो ऐसा जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, इस टाइप की सिचुएशन आ जाएगी। इसको अपन ने क्या बोला था, साइड ओवरलैपिंग, इसको क्या बोला था, साइड ओवरलैपिंग बोला था ना, साइड ओवरलैपिंग, ठीक है। तो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे पाई बॉन्ड, तो ये पाई बॉन्ड की कैटेगरी आ जाती है, दिस इज द एक्चुअल ओवरलैपिंग, इसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल ओवरलैपिंग, इसको साइड ओवरलैपिंग नहीं बोलते। अब आप देखो ये z एक्सिस है, ठीक है, मान लीजिए मैं py आया, py ऐसा आया, आपके सामने ले लो, ये py ऐसा ले लिया आपके सामने, आपका रेफरेंस z एक्सिस है, z एक्सिस हो तो ये भी साइड ओवरलैपिंग होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ऐसा कुछ सिचुएशन आएगी, ऐसा कुछ आएगा, तो आप देखोगे ये जो है ये साइड ओवरलैपिंग, दिमाग लगाना है बच्चों, ठीक है। ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है, मांगा मैंने z में है, ये मेरा क्या है y एक्सिस है, मांगा क्या है z में, और ये एक्सिस z एक्सिस है और मांगा z में ही है, तो क्या होगा समझ लीजिएगा।
अब आप देखिए यही चीज को मान लीजिए कोई बच्चा बोलता कि सर मैं एक्स एक्सिस ले लूं, तो जब मैं एक्स एक्सिस रेफरेंस लूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, पीएक्स क्या हो जाएगा, लीनियर ओवरलैपिंग करेगा। इसको क्या बोलते हैं, लीनियर। ठीक है, यदि मान लीजिए यही चीज क्या हो जाएगा, तो पीएक्स जब मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये पीएक्स है, तो पीएक्स ऐसे चला जाएगा क्योंकि आपने एक्स एक्सिस में मांगा। तो फिर उसमें पीवाई और पीजेड क्या चला जाएगा, साइड चला जाएगा। यदि यही चीज y एक्सिस पे मांगा तो पीवाई क्या है, एक्चुअल ओवरलैपिंग जाएगा, और x और z क्या जाएगा, साइड चला जाएगा। तो समझ जाइए कि यहां पर यदि आपके पास, समझ लीजिए, देखिए मेरे पास क्या जाएगा, ये समझ जाइए x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, अलोंग द z एक्सिस, कुछ भी बोलेगा, वो तीनों में से कुछ भी बोल सकता है। तो आप देखेंगे ये वाला भी समझाया, तो ये क्या हुआ, लीनियर, ये साइड, ठीक है। इसमें यदि x एक्सिस है तो ये लीनियर आ जाएगा, ये y है तो ये लीनियर आ जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, साइड ओवरलैपिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, साइड ओवरलैपिंग नेक्स्ट लेक्चर में पाई बॉन्ड होता है, और लीनियर ओवरलैपिंग को क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं। तो ये एक हल्का सा मैंने आइडिया दे दिया है। अब देखिए इसके अंदर मान लीजिए आपके पास, बस मैं दो चीज में वाइंड अप करते हैं क्योंकि थोड़ा लंबा लेक्चर जा रहा है, बट करें क्या, आप देखेंगे मान लीजिए मेरे पास ऐसा है कि दिस इज dxy। देखो बच्चों मैं dxy का बना रहा हूं तो y z और सबका हो सकता है। ठीक है, तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये दिस इज द dxy। बच्चों में dxy का है तो yz में yz आ जाएगा, xz में xz आएगा। सिर्फ सिखा रहा हूं, बाकी आप समझ लीजिए। यदि मैं अलोंग x एक्सिस और y एक्सिस मांगू तो देखिए जैसे x एक्सिस होगा वैसे y यहां होगा, तो आप देखोगे यहां पर साइड ओवरलैपिंग होगा, अलोंग द x एक्सिस और y साइड होगा। और यदि मान लीजिए अलोंग द z एक्सिस आया तो वहां पर एक डेल्टा बॉन्ड बनता है जो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। ठीक है, अलोंग द z एक्सिस डेल्टा बॉन्ड होता है, वो नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा, अभी सिर्फ नोट कर लीजिए। ठीक है, यदि ये आप समझ लीजिए x और y में आप देखिए साइड ओवरलैपिंग हो रहा है, बट मान लीजिए यही होता है dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अलोंग द एक्सिस। ठीक है, अलोंग द एक्सिस। ठीक है, दोनों को डिफरेंस देखिए। अब आप देखो इसमें अलोंग x और y एक्सिस हुआ तो ध्यान दीजिए ये ओवरलैपिंग कर लेगा, ये एक्चुअल ओवरलैपिंग हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर ओवरलैपिंग। जबकि यहां पर क्या हुआ है, dxy yz z एक्सिस में अलोंग द x और y क्या हो जाएगा, these are known as साइड ओवरलैपिंग, दिस इज नॉन एज लीनियर। x और y पे क्या होगा, लीनियर। देखो ना एक्चुअल हो रहा है ना, इसमें क्या हो रहा है, साइड ओवरलैपिंग हो रही है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इसी तरह की यहां पर आगे आप देखेंगे लीनियर ओवरलैपिंग को सिग्मा बोलते हैं और साइड ओवरलैपिंग को पाई। ये एक अलग केस है, वो हमने नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर देखिए मान लीजिए यही एक ऑर्बिटल मेरे पास ले लिया है, तो आप ध्यान रखना बच्चों, जैसे मैंने dxy में लिखा है, जैसे मान लीजिए ये मेरा xy है और मैंने लिया है या तो px ऑर्बिटल या अलोंग द x एक्सिस है, तो ये px हुआ। ठीक है, दिस इज द अलोंग द x एक्सिस। ठीक है, अब मान लीजिए ये px एक्सिस को मान लीजिए px ले लिया और ये x एक्सिस है, तो आप देखे जाएंगे तो ये इस तरह से कोई भी ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। इज इट क्लियर? बट मान लीजिए यदि यहां पर ही py होता, लेट इट बी ये ऑर्बिटल py होता, क्योंकि मैंने ये y लिया है तो ये py मान लेता हूं। ठीक है, यदि मैं py अलोंग द x एक्सिस लेता, ध्यान से समझना, px अलोंग द x एक्सिस ले रहा हूं, समझ लीजिए मैंने यहां पर दो बनाया, px अलोंग द x एक्सिस यानी px dxy अलोंग x एक्सिस लेके जा रहा हूं। तो देखिए मैं इसको आगे लेके जा रहा हूं, यहां पर मुझे न्यूक्लियस का कुछ नहीं मिल रहा है, तो यहां पर मेरे को कुछ भी ओवरलैपिंग नहीं होगा। ठीक है, ओवरलैपिंग कुछ भी नहीं होगा। बट यदि यही चीज y एक्सिस पे लेके जाऊं, इसी चीज को क्या लेके जाऊं, y एक्सिस, तो देखिए दिस इज द y एक्सिस, यदि ये x है तो ये y होगा, तो यही ऑर्बिटल को y एक्सिस पे ले जा रहा हूं, इसी स्ट्रक्चर को मैं बना रहा हूं।
यही एक्सिस वाई एक्सिस पे क्या होगा, ऐसा कुछ बनेगा, इसे क्या बोलेंगे, साइड ओवरलैपिंग, इसे क्या बोलेंगे, साइड ओवरलैपिंग। तो वाई एक्सिस पे क्या करेगा, साइड ओवरलैपिंग, और जेड एक्सिस पे भी कुछ नहीं करने वाला। तो समझ लीजिए, यदि यही चीज, एक और एग्जांपल देता हूं तो समझ जाएंगे आप, कि मान लीजिए मैंने ये पी वाई लिया है, क्या लिया है मैंने, पी वाई। तो जब पी वाई को, पी वाई ये एक्स एक्सिस मान लेता हूं, ये वाई मान लेता हूं, इसको धीरे धीरे पास लाता हूं, धीरे धीरे पास लाता हूं, तो मेरी ओवरलैपिंग ऐसी कुछ आएगी। देख लीजिए, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, बट मुझे ले जाना है एक्स एक्सिस में, तो पी वाई प्लस डी एक्स वाई अलोंग वाई एक्सिस मुझे ले जाना है। तो यहां पर मुझे मिलेगी साइड ओवरलैपिंग, मुझे क्या मिलेगी, साइड ओवरलैपिंग। बट यदि इसी चीज को वाई एक्सिस पे लेके जाऊं तो मेरा क्या हो जाएगा, ये वाले को ये वाला है, ठीक है, आप ये समझ लीजिए, दिस इज द ऑर्बिटल, ये वाई एक्स एक्सिस, इसको मैं वाई एक्सिस के अलोंग ले लूं, तो मेरा ये वाई एक्सिस के अलोंग ये वाला ऐसा लिख दूं, तो जब ये इसको पास लेके जाऊंगा तो यहां पर कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो ये पी वाई, सॉरी ये एक्स एक्सिस के अलोंग हुआ है, ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी। आपको क्या है बच्चों, ओवरलैपिंग कैसे होती है कैसे नहीं होती है, ये वाले इसको स्टॉप करके घर पे वापस से समझाना है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट आपको ड्रॉ करके समझेंगे, कंसेप्ट समझेंगे तो ध्यान रखना है, तभी क्लियर होगा। यस, यदि यही ऑर्बिटल ऐसा होता, यही ऑर्बिटल ऐसा होता बच्चों, डी जेड स्क्वायर, मान लीजिए डी जेड स्क्वायर है, मैं जान करके डी जेड स्क्वायर को ये जेड लेता हूं, ये डी जेड स्क्वायर है, और यही पी जेड ले लेता, क्या ले लेता, पी जेड। तो आप देखो दोनों सामने सामने ही आएगा, ये पी जेड है और पी जेड है, और अलोंग जेड एक्सिस ही बोला है मैंने, अलोंग जेड एक्सिस ही है, तो मान लीजिए पी जेड प्लस डी जेड स्क्वायर अलोंग द जेड एक्सिस है, तो पास पास आए, तो यस यहां पर क्या होगा, लीनियर ओवरलैपिंग, ये एक्चुअल ओवरलैपिंग होगी ना बच्चों, ये ओवरलैपिंग होगी, और वहां पर अभी थोड़ी देर पहले कैसा था, ऐसा था। तो दोनों में फर्क समझ लीजिए, इसे साइड बोलते हैं, इसे लीनियर ओवरलैपिंग बोलते हैं, गड़बड़ी मत करिएगा, ठीक है। इतना मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया है, बाकी नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि लंबा चीजें हो रही है, फिर भी नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। टिल देन ओके, थैंक यू वेरी मच।